हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। और आज मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए एक अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें जो हमारा आईसी इंजन्स का वीडियो सीरीज चल रही थी उसी में मैं आज एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है कार्नोट हीट इंजन के ऊपर। तो आज मैं आपसे बताऊँगा कि कार्नोट हीट इंजन क्या होता है और किसने इसको मतलब थ्योराइज़ किया था और प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ आज हम देखेंगे कि क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कार्नोट साइकिल एक तरह की आइडियल साइकिल है। आइडियल साइकिल जैसे कि आपने केमिस्ट्री में खासकर आइडियल वर्ड सुना होगा और फिजिक्स में भी कई बार सुना होगा। जो थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी बार ये आइडियल वर्ड हमको सुनने को मिलता है कि ये आइडियल गैस है, ये आइडियल बिहेव शो कर रही है, आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, आइडियल पर्सनैलिटी, इस तरह की चीज़ें आपसे सुनी होंगी। लेकिन आइडियल पर्सनैलिटी एक इमेजिनरी चीज़ होती है। आइडियल उसी तरह आइडियल साइकिल भी और आइडियल गैस भी हमारी इमेजिनरी होती है, क्योंकि जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं या फिर जैसा हम एजम्पशन करके चल रहे हैं, गैसेस बिल्कुल वैसा ही बिहेव नहीं करती, कुछ उसमें वेरिएशन आता ही है। तो इसलिए कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है, ये एक थ्योरेटिकल साइकिल है। तो चलिए देखते हैं आगे कि इसमें क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसको जो साइंटिस्ट थे निकोलस लियोनार्ड सादी कार्नोट, 1 जून 1796 टू 1832, ये एक फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर थे, ना फ्रेंच आर्मी मिलिट्री साइंटिस्ट थे और फिजिसिस्ट भी थे। ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इनको कहा जाता है। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि कार्नोट साइकिल उन साइंटिस्ट के नाम पर ही दी गई है जिनका पूरा नाम था निकोलस लियोनार्ड सादी कार्नोट। अब थोड़ा आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए, कार्नोट साइकिल में सबसे पहले जो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन साइकिल इज़ द कार्नोट साइकिल, क्योंकि एक आइडियल साइकिल है और इसमें सारी जितनी भी प्रोसेसेस हम एज्यूम कर रहे हैं, मतलब जो भी प्रोसेस होंगी साइकिल में, वो एकदम आपका कहें तो आइडियल मानी गई है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा, इस तरह से माना गया है। कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेसेस, द कार्नोट साइकिल कैन बी थॉट ऑफ एज द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन साइकिल अलाउड बाय फिजिकल लॉज। देखिए, आपको याद रखने वाली क्या चीज़ है इनमें, एक तो ये है कि कार्नोट साइकिल जो होती है उसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस होती हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेसेस होती हैं। आइसोथर्मल प्रोसेसेस वो होती हैं फ्रेंड्स जिनके होने के दौरान जो आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, और एडियाबैटिक प्रोसेसेस वो होती हैं वो प्रोसेसेस होती हैं जिनको होने के दौरान जो हमारी हीट एक्सचेंज है, मतलब हीट गेन या फिर हीट लॉस, दोनों ही ज़ीरो होगा। मतलब एक हिसाब से कहना चाहिए, अगर मैं मैथमेटिकली कहूँ तो डेल्टा क्यू जो आपका है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो कार्नोट साइकिल कैन बी थॉट ऑफ एज द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन साइकिल अलाउड बाय फिजिकल लॉज। तो जो भी हमारे फिजिकल लॉज हैं, जैसे कि इनर्शिया हो गया, पिस्टन का मूवमेंट हो गया, वो सारे फिजिकल लॉज से जो सबसे ज़्यादा अलाउड है और जो मोस्ट एफिशिएंट साइकिल वो हमारी कार्नोट साइकिल ही है। एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट not all the supplied heat in a heat engine can be used to do work. The Carnot efficiency set the limiting value on the fraction of the heat which can be so used. तो देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि आप हीट जो है, हीट अगर आपके पास हीट एनर्जी है उसको आप पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और वैसे ही आपका जो वर्क है उसको भी आप पूरी तरह हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो आपको वर्क और हीट ये दोनों एक तरह के फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन यहाँ पे हीट को लो ग्रेडेड एनर्जी कहा जाता है क्योंकि उससे हम ज़्यादा वर्क एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है जो कि स्टेट करता है इस चीज़ को, और ये कि कहा जाए तो एक नेचुरल लिमिटेशन है। तो कार्नोट एफिशिएंसी लिमिटिंग वैल्यू सेट कर देती है कि आप कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज़ कर सकते हो। In order to approach the Carnot efficiency, the process involved in the heat engine cycle must be reversible and involve no change in entropy. This means that the Carnot cycle is an idealization since no real engine processes are reversible and all real physical processes involve some increase in entropy. तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के अप्रोच से देखें तो अगर हमको कार्नोट एफिशिएंसी का अप्रोच करना है तो जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही हैं उस साइकिल में उन सारों को रिवर्सिबल होना चाहिए और नो चेंज होना चाहिए एंट्रोपी, मतलब डेल्टा एस पी उसका ज़ीरो होना चाहिए।
दिस मीन्स दैट द कार्नोट साइकिल इज एन आइडियलाइजेशन। कोई भी ऐसा रियल इंजन प्रोसेस ऐसी नहीं है जो कि परफेक्टली मतलब टोटली रिवर्सिबल हो और एंट्रोपी में चेंज ना हो रहा हो। हमेशा कुछ ना कुछ एंट्रोपी में चेंज होता ही है जो कि हमारा पॉजिटिव होता है। इसलिए हम कार्नोट एफिशिएंसी की तरफ उतना नहीं पहुंच पाते, लेकिन अप्रोच करने के लिए हम कुछ पैरामीटर वैरी कर सकते हैं, लेकिन उतना हम एक्चुअल नहीं पा सकते। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ से शो किया है। मैंने आपको जो कार्नोट साइकिल है उसको मैंने यहाँ पर शो किया। देखिए स्टेप 1 में होता क्या है, आइसोथर्मल होता है एट TH में टेम्परेचर, हॉट इज और वारिस मान, इसका मान लेते हैं टेम्परेचर आपका TH है, और यहाँ से आइसोथर्मली ये जो हीट है वो ट्रांसफ़र होनी है सिस्टम में, मतलब ऐड होनी है सिस्टम में, तो हम मान लेते हैं वो हीट है QH। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में आपका एडियाबैटिक होगा। इसमें क्या होगा, जैसे देखिए ये पिस्टन है आपका, इस वाले केस में ये ऊपर जा रहा था जब हम इसको हीट दे रहे थे, और अब ये जाएगा नीचे जिसमें कि एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, और जो भी यहाँ पे गैसेज है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एडियाबैटिकली होगी, यहाँ पर हीट का कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए थर्ड स्टेप में QC जो सिस्टम से हीट है वो लॉस होगी, जो कि कोल्ड रिजर्वायर को देगा वो QC, और फोर्थ स्टेप भी हमारा एडियाबैटिक होगा जिसमें हमारा कोई चेंज नहीं होगा, T को TH तक लेकर जाएंगे। तो ये 4 प्रोसेस हैं जिसमें कि 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए कि जो हमारा कार्नोट इंजन साइकिल है वो इंजन पे, हमारे आईसी इंजन पे कैसे वर्क करता है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी इसमें एयर को सक्शन, एयर और फ्यूल का सक्शन होगा। फिर दूसरा वाला आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने के दौरान आपको पता है कि हीट टेम्परेचर बढ़ता है और वहाँ से हीट लॉस किसी भी तरह का नहीं होना, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो आपका होगा वो आपका होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इसमें जो आपका पिस्टन है वो पावर क्रिएट करता है। और इसके बाद फोर्थ आपका जो स्टेप होता है इसमें आपका होता है आपका एग्जॉस्ट। तो यहाँ से जो भी बर्न्ड गैसेस वगैरह होती हैं वो वापस से बाहर निकल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ भी दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले आपका होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक पर देखिए आइसोथर्मल है, इसमें कंबशन होता है। कंबशन को ही हम कांस्टेंट हीट एडिशन कहते हैं। कंबशन प्रोसेस जो होती है उसको ही हम कहते हैं कांस्टेंट हीट एडिशन, और इसको ही आइसोथर्मल बोला जाता है। अब सेकंड वाले में आपको देखिए एडियाबैटिक होता है, ये होता है आपका पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक बिल्कुल इसमें कोई किसी भी तरह का कोई हीट लॉस या फिर हीट गेन नहीं होता। पावर जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है हमारे पिस्टन को। सेकंड से थर्ड वाले में ये आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। थर्ड से फोर्थ वाला जो आपका होता है ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। इसमें जो हमारी हीट है वो निकलती है, बाहर निकलती है, और ये फिर से वही 4 से 1 वही साइकिल फिर से चलती रहती है। फिर फ्यूल एयर का मिक्सचर आएगा, फिर से कंप्रेशन होगा, फिर से कंबशन, फिर से पावर, फिर से एग्जॉस्ट, यही साइकिल चलती रहती है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि दो जो स्टेप्स हैं वो इसमें आइसोथर्मल होते हैं और जो 2 होते हैं वो एडियाबैटिक होते हैं। ये आपको देखिए टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। फर्स्ट से सेकंड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में देखिए फर्स्ट सेकंड जो आपकी प्रोसेस हो रही है वो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है। सेकंड थर्ड वो आपकी एडियाबैटिक है जहाँ पे आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही है, और थर्ड से फोर्थ में आपका फिर से देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, और 4 से 1 में आपका एडियाबैटिक है। तो ये था टेम्परेचर, एंट्रोपी और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के बारे में। अब देखिए कार्नोट साइकिल की हम इफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं तो कार्नोट साइकिल इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन पॉसिबल बेस्ड ऑन द असम्पशन ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंसिडेंटल वेस्टफुल प्रोसेसेस, जैसे कि आपका फ्रिक्शन हो गया, and the assumption of no conduction of heat between different parts of the engine at different temperatures. The efficiency of the Carnot engine is defined as the ratio of energy output to the energy input. जैसे कि हम जानते हैं कोई भी अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो होता है नेट वर्क डन बाय द हीट इंजन। हीट इंजन जो हमारा उसने वर्क कितना किया, मतलब हमको वर्क कितना ऑब्टेंड हुआ, और उसके बाद जो डिवाइडेड बाय होता है हीट एब्जॉर्ब बाय हीट इंजन। हीट इंजन ने कितनी हीट ली उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए ये पूरी तरह से 100% एफिशिएंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करेंगे और मैकेनिकल सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे अगर पार्ट्स का मूवमेंट हो रहा है, 2 सरफेसेस के बीच में मूवमेंट हो रहा है, जैसे पिस्टन और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में हो गया,
तो वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट लॉस और भी सारे इनर्शिया लॉसेस होते हैं, तो वो हम कभी 100% इसको नहीं वो कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है नेचर का ही सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम्स के ऊपर। देखिए नेट वर्क डन बाय द हीट इंजन, इसको हम -W सिस्टम ले रहे हैं, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसको हम नेगेटिव इसलिए नहीं, क्योंकि ये आपका कन्वेंशन होता है, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, अगर सिस्टम पर कोई वर्क डन होता है या फिर हीट दी जाती है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर उससे कोई वर्क डन या फिर हीट उसको लॉस होती है सिस्टम से तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे बाय द सिस्टम है तो हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं, और यहाँ पर क्यू इस सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की थी क्यू हाई, तो हम उसको पॉजिटिव लिए। तो इसी से आपका निकल के आता है एफिशिएंसी आपका हीट इंजन कितना देगा। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं और भी कुछ रेशियोज हैं, जैसे टेम्परेचर सेकंड अपॉन टेम्परेचर थर्ड इज इक्वल टू V2 अपॉन V3, और इस तरह से सारी चीज़ें निकल के आती हैं। इसके बाद आप यहाँ पे एफिशिएंसी का लास्ट फार्मूला देख सकते हैं, एफिशिएंसी तो T हाई माइनस T लो ओवर T हाई, और इसको 1 माइनस T लो अपॉन T हाई भी आप कर सकते हैं। Carnot cycle has the greatest efficiency possible of an engine, although other cycles have the same efficiency based on the assumption of the absence of incidental wasteful processes such as friction and the assumption of no conduction of heat between different parts of the engine at different temperatures। तो एक जो कंक्लूजन है हमारे आज के इस वीडियो का वो ये है कि देखिए कार्नोट साइकिल एक ऐसी ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी साइकिल है जो कि किसी भी इंजन के लिए पॉसिबल हो सकती है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा तक मैकेनिकल लॉसेस को प्रिवेंट कर पाएँ। तो उस केस में सबसे ज़्यादा जो हमारी एफिशिएंट साइकिल है वो हमारी कार्नोट साइकिल, क्योंकि जो इसके एजम्पशंस हैं, जैसे कि ये बहुत सी चीज़ें मान के चलती है कि देखिए जो हमारा हीट हम ऐड करेंगे वो किसी और कंपोनेंट जो कि इंजन के पार्ट्स है वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता रियल में। जो भी हम हीट देते हैं उससे हमारा सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, वाल्व्स और भी जितने पार्ट है, पिस्टन भी हीट अप होता है, कनेक्टिंग रॉड भी हीट अप होती है, सारी चीज़ें हीट अप होती हैं। तो ये एक आइडियल साइकिल है जिसमें कि ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल हो सकती है। अगर हम फ्यूचर में ऐसा कुछ कर दिखाते हैं तो हो सकता है कि कार्नोट साइकिल हमारी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है, इसलिए एक थ्योरेटिकल साइकिल है। और आज का हमारा वीडियो यही कार्नोट साइकिल का ही था। तो गाइस हमारा आज का जो वीडियो था वो कार्नोट साइकिल के ऊपर था, जिसमें आपको कार्नोट साइकिल के बारे में जानने को पता चला होगा कि ये साइकिल कैसी है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, आईसी इंजन्स पे कैसे एप्लीकेबल है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमसे, तब तक के लिए आपसे गुड बाय।